हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं? डीएस स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए बच्चे, आज हम लोग जानेंगे पार्ट 2 के बारे में, जो कि हम लोग देखे थे जनरल पार्ट 1, उसमें सारी चीजें देख लिए थे। अगर आप इससे पहले पार्ट 1 को वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर पार्ट 1 को देखें, तब ये सारी चीजें लाइन बाय लाइन समझ में आसानी आएगी। समझ में आएगा जब लाइन बाय लाइन देखेंगे वीडियो को तब। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 को देखने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग निषेचन। क्या पढ़ेंगे बच्चे? निषेचन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? तो फर्टिलाइजेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि निषेचन है क्या। तो चलिए, इसका डिफिनेशन है कि नर और मादा का संलयन, नर और मादा का संलयन ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? तो वो निषेचन कहलाता है। नर और मादा के संलयन को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। संलयन कहने का मतलब कि नर और मादा जब मिल जाएंगे तो इसी प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। अब इस संलयन में नर का शुक्राणु क्या होगा बच्चे? इस संलयन में, इस मिलन में नर का क्या मिलेगा? शुक्राणु मिलेगा, और मादा के अंडाणु जो मिलेगा वो दोनों के मिलने से एक भ्रूण बनता है। क्या बनता है बच्चे? भ्रूण बनता है। नर का शुक्राणु और मादा के अंडाणु को मिलने से एक भ्रूण बनता है। इसी प्रक्रिया को बच्चे हम लोग निषेचन कहते हैं। और निषेचन की जो अंतिम परिणाम होता है वो होता है भ्रूण। अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से एक छोटा सा भ्रूण बनता है। वो बन करके गर्भाशय में ना जाकर के पूर्ण रूप से भ्रूण का विकास होता है। तो एक इस प्रक्रिया को हम लोग ने निषेचन कहते हैं। बात आई समझ में? निषेचन क्या है? तो नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु दोनों जब मिलेगा तो एक भ्रूण बनेगा, और भ्रूण जाकर के धीरे धीरे गर्भाशय में क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा उसका। इसी प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे बच्चे कि निषेचन के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए सबसे पहले निषेचन का डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं निषेचन के कितने प्रकार। चलिए आप देखेंगे निषेचन कितने प्रकार के होते थे। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जो कि यहाँ पे मैंने डिटेल्स किया। पहला है जो बच्चे वो है आंतरिक निषेचन। क्या है? आंतरिक निषेचन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा जो है वो है बाह्य निषेचन, जिसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। याद हुआ? निषेचन 2 प्रकार के, पहला है आंतरिक निषेचन, दूसरा है बाह्य निषेचन। निषेचन है क्या? तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आंतरिक निषेचन, जिसको क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आंतरिक निषेचन बोलता है कि वैसा निषेचन, क्या? वैसा निषेचन जो शरीर के अंदर होता है। क्या प्यारे बच्चे? शरीर के जो अंदर होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन। इसमें क्या होगा कि पुरुष के शुक्राणु और मादा के अंडाणु शरीर के अंदर से मिलेगा, तब जाकर के क्या कहलाएगा? आंतरिक निषेचन। और प्यारे बच्चे, आंतरिक निषेचन में उच्च श्रेणी के जीव करते हैं। जो आंतरिक निषेचन होता है वो उच्च श्रेणी के जीव, जैसे मनुष्य हो गए, जानवर में गाय, घोड़ा, इस प्रकार के उच्च श्रेणी के जितने भी जीव आते हैं वो आंतरिक निषेचन करते हैं। क्योंकि उसका निषेचन जो होता है वो शरीर के अंदर होता है। उसमें शुक्राणु और अंडाणु जो मिलते हैं वो अंदर में मिलते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चे इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसका उदाहरण हम देखेंगे तो ये है मनुष्य, गाय और घोड़ा, इस प्रकार के बड़े बड़े जीव जो है वो इस आंतरिक निषेचन में आएंगे। अब आपको समझ में आया होगा आंतरिक निषेचन क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि बाह्य निषेचन क्या है। तब तक लिए इसको पूरा लिखिए। लोगों ने देखा कि आंतरिक निषेचन क्या है, आप उस चीज को समझ गए। अब हम लोग देखेंगे बाह्य निषेचन क्या है। तो चलिए, नाम से ही पता चल रहा है बाह्य निषेचन, यानी कहीं न कहीं शरीर के बाहर होगा, उसी को हम लोग बाह्य निषेचन कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। वैसा निषेचन जो शरीर के बाहर संपन्न होता है। क्या बच्चे? वैसा निषेचन जो शरीर के बाहर संपन्न होता है, तो इस निषेचन को हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। अब प्यारे बच्चे, इसमें हम लोग देखेंगे कि इस निषेचन में अधिकतर जलीय जीव एवं निम्न श्रेणी के जीव करते हैं। जो बाह्य निषेचन है प्यारे बच्चे, ये अधिकतर ज्यादातर जलीय जीव और निम्न श्रेणी के जीव, मतलब छोटे छोटे जीव बाह्य निषेचन करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे? जलीय जीव वो अपना शुक्राणु और अंडाणु अधिक संख्या में निर्मुक्त करते हैं। उनका बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है, जल ही में ही हो जाता है, इसलिए बाह्य निषेचन कहलाता है। इसमें जो इनका शुक्राणु और अंडाणु होता है वो जल में ही ज्यादा निर्मुक्त करना पड़ता है प्यारे बच्चे, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे बाह्य निषेचन।
आपको समझ में आ गया होगा कि बाह्य निषेचन क्या है, जो शरीर के बाहर होता है उसी को बाह्य निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन जलीय जीव और छोटे छोटे अन्य जीव करते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं इसको मेढक, मछली एवं छोटे छोटे जीव करते हैं। ये बाह्य निषेचन के क्या हो गए बच्चे, उदाहरण हो गए। तो चलिए इसको भी एक शॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, अब हम लोग जानेंगे, अभी हम लोगों ने देखा निषेचन के बारे में, अब हम लोग जानेंगे कि पुष्पीय पौधे में जनन कैसे होती है। जो कि यहाँ पे होता है बच्चे दो पुष्प, एक होता है पुष्प में निषेचन और दूसरा होता है पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकन चित्र, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकन चित्र बनाएं और उसे दर्शाएं, तो 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग उसी के बारे में जानते हैं कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकन चित्र बनाकर, और इसे सारा डिटेल्स किया गया है, दर्शाया गया कि किसको क्या बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बच्चे हम लोग जानेंगे कि फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। याद रहेगा, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। चलिए अब हम लोग इसमें सारी चीजें को जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले जानेंगे कि एक पुष्प में जयांग होता है। क्या होता है? जयांग, जो कि मादा का भाग है। जयांग किसका भाग है प्यारे बच्चे? तो मादा का। और दूसरा होता है पुमांग, जो कि नर का भाग है। क्या है? तो नर का भाग। मादा का भाग जयांग बोलेंगे, जिसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं, नहीं। और दूसरा है जयांग और दूसरा है पुमांग, जिसको नर भाग हम जिसको क्या बोल सकते हैं? पुंग केसर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आएगा स्त्री केसर के कितने भाग? तो 3 भाग होते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ डिटेल्स किया गया है कि स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। पहले हम लोग बोल सकते हैं वर्तिकाग्रे, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो ये संरचना बनाई गई है, ये ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं स्त्री केसर के। उसके बाद जस्ट नीचे हम लोग आएंगे तो ये नीचे वाले भाग को वर्तिका कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? वर्तिका कहेंगे। और तीसरा जो है स्त्री केसर का भाग, वो है अंडाशय, जो कि ये फूली हुई एक संरचना आपको दिख रहा होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर ही क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। बीजांड कहाँ? तो बीजांड जो आपको ये दिख रहा होगा, इसी को हम लोग बाह्य दल कहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि दल और बाह्य दल पुष्प के क्या है? तो सहायक अंग है। क्या है बच्चे? सहायक अंग। याद हो गया? एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दल और बाह्य दल पुष्प के क्या है? तो बोलेंगे हम लोग सहायक अंग है। अब हम लोग जानेंगे कि पुमांग के जो भाग है, जिसको पुंग केसर बोलते हैं, जो नर के भाग बोलेंगे, वो 2 होते हैं। वो होता है परागकोश और दूसरा होता है तंतु, जो कि आपको यहाँ पे संरचना दिख रहा होगा। इसी को हम लोग परागकोश बोलेंगे और जस्ट नीचे वाले भाग को हम लोग तंतु बोलेंगे। प्यारे बच्चे, परागकोश से ही निकल कर परागण, क्या बच्चे? परागकोश से ही निकल करके परागण जो है यहीं से निकल करके वर्तिकाग्र तक जाता है। यहीं पे बच्चे तब परागण की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। ये तो हम लोग परागण की जो पॉलिनेशन आएगी सेक्टर, आगे वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि जो परागण निकलता है यहीं से, यहाँ से जो पुमांग से निकलता है वो परागकोश से ही निकलता है, और परागकोश से निकल करके वो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। प्यारे बच्चे, कहाँ तक? वर्तिकाग्र तक जाके परागण की क्रिया संपन्न होती है। आपको याद हो गया होगा कि स्त्री के कितने भाग? 3 भाग। पहला वर्तिकाग्रे, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। उसके बाद जानेंगे पुमांग, मतलब पुंकेसर के भाग तो 2। पहला है पुंकेसर, जिसको पुंकेसर के अग्र भाग को हम लोग परागकोश कहेंगे। क्या कहेंगे? परागकोश। पहला है परागकोश और दूसरा हो गया तंतु। और जानेंगे बच्चे कि दल और जो बाह्य दल है वो पुष्प के सहायक अंग हो गया। बाकी उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो है ये बीजांड है, इसके अंदर बीजाणु पाया गया है, जिसको बीजाणु रसधानी में पाया जाता है, नहीं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे जो संरचना है, इसी को हम लोग कहेंगे पुष्पासन। क्या कहेंगे बच्चे?
पुष्पासन बोलेंगे। और जो हमें पुष्प के जो पकड़ने वाले भाग होते हैं उसको हम लोग वृंत या तो डंठल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? वृंत या तो डंठल। तो ये चीजें आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से पुष्प की अनुदैर्ध्य काट एक नामांकित चित्र बनाया गया है और सारा डिटेल्स किया गया है कि जायंत के कितने भाग होते हैं, पुमान के कितने भाग, तो आपको याद होगा जायंत के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पुमान के कितने भाग, तो 2 भाग होते हैं जो कि परागकोश और तंतु। और जो बात की सहायक अंग के बारे में, तो वो है दल और बाह्य। बाकी चीजें आपको याद हो ही गया होगा। अब बच्चे हम लोग जानते हैं कि जो पुष्प का अध्ययन कहलाएगा बच्चे, वो कहलाएगा एंथोलॉजी। क्या कहलाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पुष्प का अध्ययन आप यहीं पे याद कीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो एंथोलॉजी। अब प्यारे बच्चे हम लोग जानेंगे कि पुष्प जो फूल होता है, विश्व के सबसे बड़ी फूल कौन से हैं, ये भी जानेंगे हम लोग। तो मैं बता रहा हूं कि विश्व के जो सबसे बड़ी फूल है वो रेफ्लेसिया का फूल होता है बच्चे। किसका? रेफ्लेसिया, जो कि इंडोनेशिया के जंगलों में पाए जाते हैं रेफ्लेसिया के फूल। याद हो गया? विश्व के सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया का फूल, जो कि 40 केजी का होता है बच्चे। कितना केजी का? 40 केजी। और इसमें परागण की क्रिया होती है बच्चे, वो हाथियों द्वारा होता है। आप देखे होंगे जब शादी विवाह में क्या बड़ा बड़ा फूल तो नहीं होता, छोटा छोटा नहीं, छोटा छोटा फूल होता है। अगर बड़ा वाला फूल रेफ्लेसिया के जिस दिन ला के दूल्हे पर अगर दे दिया तो दूल्हे चता जाएगा। नहीं बोलते हैं बहारो फूल बरसाओ मेरे महबूब आया है, नहीं? उसी प्रकार से बच्चे छोटे छोटे फूल को दूल्हे को स्वागत किया जाता है। अगर रेफ्लेसिया का फूल दे देंगे तो दूल्हे ही चपा जाएगा, नहीं? तो इसलिए विश्व के जो बोलेंगे दुनिया का सबसे बड़ा फूल होता है बच्चे, वो होता है रेफ्लेसिया का फूल, इंडोनेशिया के जंगलों में मिलेगा। और जो विश्व का सबसे छोटा फूल होता है वो होता है वोल्फिया। क्या होता है? वोल्फिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये जल में पाया जाता है फूल बच्चे। बात है समझ में? तो आपको ये सारा चीजें समझ में आया होगा। आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए और ये फिगर को अच्छे से देख करके अपने कॉपी में नोट कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आ रहे हैं। पहले सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। आप लोगों ने देखे बच्चे कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकन चित्र, जो कि सारा डिटेल्स मैंने बताया। अब हम लोग देखेंगे पुष्पी पौधे में निषेचन। ये भी पूछा जाता है, एक पूछ देगा अगर कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकन चित्र बनाए और उसे वर्णन करे तो आपको वो वाला फिगर छापना होगा। अगर बोलेगा पुष्पीय पौधे में निषेचन का एक वर्णन करते हुए नामांकन चित्र बनाए तो आपको ये वाला फिगर बनाना होगा। जैसा कि हम लोग अंदर की भाग जो देखे थे अनुदैर्ध्य काट वाला, वही अंदर की भाग को यहाँ पे बड़ा कर दिया गया बच्चे, और कुछ है नहीं। वही उसी को बोलेंगे हम लोग पुष्प पौधे में निषेचन। तो चलिए देखते हैं हम लोग पुष्प पौधे में निषेचन कैसे होता है। जैसे आप लोग को पता ही है कि ये जो तीनों भाग है ये स्त्री केसर का भाग है, जो कि पहला भाग है वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय। एक ये आप लोग इससे परिचित हैं। आप इधर आइए कि ये जो दिख रहा है इसी को हम लोग परागण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परागण बोलेंगे। और जो ये नलिका एक दिख रही है ऐसा लाइन, जिसको हम लोग बोलेंगे पराग नलिका, जिसके माध्यम से उस नलिका से परागण जाता है, नहीं? इसीलिए इसी को बोलेंगे पराग नलिका। बात है समझ में? अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, तो बीजांड पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? बीजांड। जैसा कि हम लोग देखे थे अंडाशय के अंदर किस प्रकार से बीजांड था, उसी प्रकार से यहाँ पे बीजांड है। और प्यारे बच्चे ये जो दिख रहे हैं ऐसे संरचना गोल गोल, इसको हम लोग अंड कोशिका बोलेंगे, जो कि अंडा को रखने वाली कोशिका होती है। उस कोशिका में अंडा होती है जिसे हम लोग अंड कोशिका बोलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पुष्प पौधे में निषेचन है, और कुछ है नहीं प्यारे बच्चे। बस ये नामांकन चित्र और कौन से जगह को क्या बोलते हैं ये आप ध्यान से इसको देख लीजिए और इसको डिटेल्स वर्णन कर देना है। अगर आप इतना करते हैं तो आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ये है पुष्पीय पौधे में निषेचन, और एक है पुष्प अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकन चित्र, जो कि मैंने इसके पहले बताया।
तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और फिगर को ड्राई कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।